Okay, so today is our fifth lecture of first unit of physics class. पांचवा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग. यू कैन सी इट हियर. 1 2 3 4 आप लोग देख चुके हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे. ये है आपका कूलम्स लॉ. बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. सो लेट अस स्टार्ट इट. सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जानना ज़रूरी है. तो जानते हैं, पढ़ चुके हम लोग पहले इसको, कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट. दूसरा, अब ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि अगर चार्ज आपके लाइक हैं, लाइक मतलब एक जैसे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है. तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका रिपल्सिव होता है. कैसा होता है? रिपल्सिव फोर्स होती है चार्जेस के बीच में. और दूसरी ओर अगर चार्ज आपके अनलाइक हों, अनलाइक समझते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, मीन्स ऑपोजिट चार्ज भी आप इन्हें बोल सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनके बीच में अट्रैक्टिव रहती है. कैसी रहती है? अट्रैक्टिव रहती है. तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट है. पहले भी हमने इसे कहीं पढ़ा है, तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि कहाँ हमने इसे पढ़ा है, और फिर जब याद आ जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके देखेंगे. मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ. कैवेंडिश लॉ में आप लोगों ने ये पढ़ा था. ठीक है. और इसे फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम्ब भी कहा जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ let us move to the Coulomb's law. What is the statement of Coulomb's law? ठीक है. Coulomb's law शुरू करते हैं और फिर स्टेटमेंट भी हो जाएगी. मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2. ठीक है. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों किसकी? पॉइंट चार्ज की. क्लियर कर लीजिए किसकी बात हो रही है? पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्जेस कौन कौन से हैं? Q1 एंड Q2. तो पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? जैसे कोई नई टर्म आपको मिलती है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए. वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर भी कोई रह जाए तो उसे आप खुद कोशिश करेंगे. नहीं पता लगे तो आप मुझे वापस आंसर भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, आंसर मैं आपको भेजूंगा. तो पॉइंट चार्ज होते हैं अ चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल साइज. और आप ये बोल सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल साइज. एक ऐसा चार्ज जिसका साइज बहुत ही छोटा है, मीन्स निग्लिजिबल साइज का पार्टिकल बोल सकते हैं आप उसे. क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल ऑफ निग्लिजिबल साइज बट हैविंग सम चार्ज. having some charge.
मतलब एक ऐसा मास पार्टिकल है जिसका साइज बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसे आप क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो जो कूलम्ब लॉ है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर बेस होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द पॉइंट चार्जेस। ये बात भी आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट इट नाउ। तो बच्चों ये है आपके कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन। मैंने इसको पूरा लिख लिया है, बहुत समय लग जाता है इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। सो नाउ रीड इट केयरफुली, मेरे साथ पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, किस तरह की फोर्स है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों तरह की हो सकती हैं। पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कब अट्रैक्टिव होगी और कब रिपल्सिव होगी, उसका केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड, वी आर नॉट कंसिडरिंग द डायरेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए और एट रेस्ट होने चाहिए। कूलम्ब लॉ के लिए चार्ज कैसे होने चाहिए? एट रेस्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो बातें आ गई, दो हैं यहाँ पर, दो पॉइंट्स हैं। देखो डेफिनेशन से पहला पॉइंट निकलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, और दूसरा चार्ज Q2 है जो यहाँ रखा है। तो इन दोनों का प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो जो फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात समझ आ रही है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो r है, स्मॉल r इनके बीच का डिस्टेंस है। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिपल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपके कूलम्ब लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा। डेफिनेशन ये आई जो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे। ओके, सो डियर, ये दोनों पॉइंट्स आ गए आपके कूलम्ब्स लॉ के। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस एम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 जो है वो प्रोडक्ट में है तो न्यूमरेटर में आ गया, और आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में कूलम्ब लॉ हो गया। अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो +1 क्लास में पता है आपको प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आता है। क्यों आता है कांस्टेंट? डिटेल में लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया है आपको। फिर भी अगर पता ना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी क्यों आती है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में कंटिन्यू करते हुए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो यहाँ पर स्मॉल k लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चों? स्मॉल k लिया जाता है। तो ये आपका एक कूलम्ब लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है, जहाँ पर हम लोग इस k की जो वैल्यू है उसे हम लोग सबको पता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इसका एक नाम होता है और यहाँ पर वो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नाम दिया गया है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या नाम दिया है इसको? क्या नाम दिया है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और एक और नाम है इसके साइंटिस्ट के नाम पर, COLOMB, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है,
कूलम्स कांस्टेंट। इस लॉ को कूलम ने डिस्कवर किया था और इस कूलम का जो पूरा नाम है वो है बच्चों चार्ल्स कूलम। क्या नाम है? चार्ल्स कूलम। ठीक है, इसी के नाम पर ये लॉ आया है। अच्छा, अब जब कांस्टेंट आता है बेटा तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या आती है, यहाँ पर इस के कांस्टेंट की वैल्यू जो है बेटा वो कुछ अलग है, जैसे हम पढ़ते आए हैं वहाँ से थोड़ी डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी जो वैल्यू है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात कि आपके जो चार्जेस हैं वो कौन से मीडियम में रखे गए हैं और कौन से यूनिट ऑफ सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑफ सिस्टम यूज्ड एंड द मीडियम सराउंडिंग द चार्ज। अब मीडियम नया वर्ड है यहाँ पर आपके लिए, पढ़ा है वैसे पहले। मीडियम होता है वट एवर इज ऑल अराउंड अस। जैसे चार्ज हमने वाटर में रख दिए तो मीडियम वाटर हो गया। चार्ज हमने बाहर एयर में रख दिए, खुले में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मीडियम आपका एयर हो गया। लेटर से चार्ज आप लोगों ने लिया और ग्लिसरीन में रख दिए या ग्लास में रख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने चार्ज के चारों ओर क्या है और उनको कहाँ रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली के का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर के चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है कि एक मीडियम में कुछ और होगी, दूसरे मीडियम में कुछ और होगी। तो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंज होती है। और दूसरा ये यूनिट ऑफ सिस्टम पर भी डिपेंड करती है। अब यूनिट ऑफ सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली हम लोग दो सिस्टम जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जो पहला सिस्टम है वो आप लोग SI सिस्टम यूज़ करते हैं और दूसरा सिस्टम जो है आप लोग CGS यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर ली जाए SI सिस्टम की। तो SI सिस्टम में जो कूलम्स कांस्टेंट स्मॉल k है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन ली जाती है। क्या ली जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन ली जाती है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ये जो एप्सिलॉन एक नया कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इसे आप लोग एप्सिलॉन कहेंगे, याद सुन लीजिए ध्यान से, एप्सिलॉन नाम है इसका। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़्यादा डिटेल तो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बाद के टॉपिक्स का क्वेश्चन है, बट हम इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर। इसका नाम है परमिटिविटी। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन क्या होती है आपकी? परमिटिविटी होती है। तो एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में चार्ज रखे गए हैं या किसी मीडियम की जब हम बात कर रहे हैं, ग्लास है, वाटर है, एयर है, मिका है, उसकी परमिटिविटी कितनी है। ठीक है, तो परमिटिविटी हम लेटेस्ट स्टेज में लेंगे कि क्या होती है। तो इस तरह से आपकी के की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक परमिटिविटी का फॉर्मूला भी आता है हमारे पास कि परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये दो चीज़ें और आ गई यहाँ पर, तो इनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी होती है, बट इट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। ठीक है, ये किसकी परमिटिविटी है बेटा? वैक्यूम की, और यू कैन से ऑफ फ्री स्पेस। और जब आप बात करते हैं एप्सिलॉन आर की, तो इस इक्वेशन से जो फॉर्मूला है वो बन जाता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसे कहते हैं आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी। इसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया कि रेशियो ऑफ
रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है उस मीडियम में परमिटिविटी कितनी है और डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, तो ये होती है एप्सिलॉन आर। और ये एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ को यहाँ डिवाइड किया जा रहा है। तो इसका मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो डायमेंशनलेस होगी और साथ में यूनिटलेस भी होगी। बाकी हम डिटेल में लेंगे आगे कि एप्सिलॉन के यूनिट क्या होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ करें तो ये जो k है स्मॉल k जो यहाँ पे बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इसलिए इस वैल्यू को अब हम कूलम्स लॉ में पुट कर देते हैं तो वहां से कूलम लॉ क्या बन जाता है, देखिए आपका जो कूलम लॉ है वो बन जाएगा, देखिए F इज इक्वल टू स्मॉल k आता है, स्मॉल k का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, आपने नोट किया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ की। तो जब हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। यूनिट कैसे आए मैं अभी ड्राइव करूंगा, इनको बताऊंगा आपको, वैसे निकालना आसान है बट वी शैल डू इट हियर। सो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बेटा 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैक्सिमम जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो जनरली एयर में किए जाते हैं। सो फॉर एयर और वैक्यूम जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर उसकी वैल्यू 1 ली जाती है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बुक में ढूंढेंगे क्यों 1 आती है। सो एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू 1 आती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 पुट करें तो फॉर और यू कैन से इन एयर और वैक्यूम कूलम लॉ बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ पर सिंपली निकाल सकते हैं। 1/4 पाई का वैल्यू 3.142 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा ऊपर 8.854 इंटू 10 पावर -12। जब इसकी कैलकुलेशंस की जाती है तो ये आ जाता है 9 इंटू 10 पावर 9। क्या वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10 पावर 9 और इसके यूनिट हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारे यूनिट हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये आपके पास कूलम्स लॉ आ गया। ठीक है, तो ये आपके इसका मतलब आप कूलम लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट कूलम लॉ जो मैग्नीट्यूड में हमें फोर्स देता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से देख लीजिए कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 आपने यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा चार्ज Q2 यहाँ रखा हुआ है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास स्मॉल r है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस इस लॉ को याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एयर में रखे गए हैं तो अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन आर यूज़ करते हैं तो फॉर एयर वो इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और आपको पता है मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम लोग एयर में करते हैं। जब किसी और मीडियम की बात आएगी तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अब कुछ और भी यहाँ पे
बताना चाहूँगा आपको कि ये फोर्स कब अट्रैक्टिव होगी और कब रिपल्सिव होगी। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन एक बात कुछ और बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो दो चार्ज हैं Q1, पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज मेरा नेगेटिव है, ठीक है, पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इन चार्जेस का प्रोडक्ट निकालें तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है वो आपका एक नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट इज लेस देन जीरो। तो अगर चार्जेस का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होती है। दूसरी ओर रिपल्सिव कब होती है, जब Q1 पहला चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव हो। ये तो हो गया एक केस, ठीक है। दूसरे केस में अगर Q1 आपका नेगेटिव है और Q2 भी आपका नेगेटिव है, ये हो गया सेकंड केस। ये दोनों चार्ज सेम है, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अगर आप इस केस में इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव नंबर होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव नंबर होता है। तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव प्रोडक्ट का मतलब कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स है यहाँ पर वो क्या रहेगी, वो आपकी रिपल्सिव रहेगी। तो ये भी आप यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लेस देन जीरो है तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ग्रेटर देन जीरो है तो जो फोर्स है वो आपकी रिपल्सिव होती है। तो अब हम चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमें मालूम है फॉर्मूला होता है, जिस क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला यूनिट निकालना है हमें वो फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें वो क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट कौन सी क्वांटिटी में आया, कूलम लॉ में आया। तो सबसे पहले आप वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें वो क्वांटिटी आ रही है, जिसका आपने डायमेंशन फार्मूला या यूनिट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को जिसके डायमेंशन फार्मूले या यूनिट निकालने हैं उसको आप लोग कहाँ ले आएंगे, अपना राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड देख के लेफ्ट साइड पर रखेंगे, बाकी सब कुछ आप शिफ्ट कर देंगे। तो इस एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर लाता हूँ, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट में आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी एफ दोबारा शिफ्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट का इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आई होप कि +2 लेवल में ये चीज़ें आपको डायरेक्ट करने आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिया। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले इसके यूनिट की। तो यूनिट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन अबाउट SI यूनिट। CGS में वैल्यू चेंज हो जाती है बिल्कुल, तो हम बात की वो अलग बात है। तो जब हम SI की बात करेंगे तो इन सबके हम यूनिट रखना शुरू कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के जब हम यूनिट लेंगे, 1 नंबर यूनिट लेस होगा, 4 पाई यूनिट लेस होगा, एफ के यूनिट आएंगे, Q1 Q2 के यूनिट आएंगे। तो Q1 का SI यूनिट कूलम, Q2 का SI यूनिट कूलम डिवाइड बाई 4 यूनिट लेस, पाई यूनिट लेस एक नंबर है, एफ आपकी फोर्स है तो ये न्यूटन हो गई, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के यूनिट मीटर होते हैं तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो आप इसे बोल सकते हो यूनिट हो गए कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ याद आ रहा है, जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी
8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो आगे मैंने ये यूनिट लगाए थे, तो याद नहीं करना बच्चों, कॉन्सेप्ट लगा के पता करना है कैसे निकला। तो एप्सिलॉन सीधा इधर चला गया, एफ नीचे आ गया, Q1 Q2 न्यूमरेटर में है तो क्यू स्क्वायर, फोर्स डिनोमिनेटर में है तो न्यूटन, आर डिनोमिनेटर में है तो मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर की टर्म्स नेगेटिव ऊपर जाके, तो ये आपका यूनिट बन गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गए आपके किसके यूनिट, एप्सिलॉन नॉट के। चलो अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। तो जब आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, कैसे आया वो हमने यहाँ देख लिया। तो जब आप ये फार्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया, तो हम इसके डायमेंशंस लिखना शुरू करेंगे। सो यू कैन राइट हियर डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सभी क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले लिखिए। 1 का नहीं होता है, Q1 चार्ज है, चार्ज का हम लोगों ने किया हुआ है, याद होगा अभी तक आपको। बोलो क्या होता है, AT। Q2 भी चार्ज है, इसका भी क्या हो जाएगा, AT। A फॉर एम्पियर होता है, यहाँ पर T फॉर टाइम होता है। R अब डिनोमिनेटर में आइए, 4 पाई नंबर है, इनका कुछ नहीं होगा। F फोर्स है, फोर्स का याद होना चाहिए, MLT-2 +1 क्लास में किया है, नहीं किया तो ध्यान से देख लीजिए। और R स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हो जाएगा L स्क्वायर। इन सबको सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इन सबको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा M-1 L-3 T⁻⁴ और A⁻2। M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ A⁻2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट का। तो आई होप अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कूलम वैल्यू ऑफ स्मॉल के इन CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में वैल्यू ऑफ स्मॉल के जो है वो 1/कैपिटल के हो जाती है। अभी कैपिटल के क्या आ गया इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, नाम याद कर लीजिए यहाँ पर। इसका जो नाम है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है बच्चों इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, अगली क्लास बनेगी उसमें पढ़ेंगे हम लोग। एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता। और जब हम बात करते हैं फॉर एयर, किसकी बात करते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम। फॉर एयर और वैक्यूम के का वैल्यू जो है वो 1 आता है। तो इस के का वैल्यू हम 1 रखें यहाँ पे, कैसे आता है, क्यों आया, डिटेल में आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब कि स्मॉल के का वैल्यू जो है वो आपके पास 1 हो गया। जो ध्यान यहाँ पे एक बात ध्यान वाली है बच्चों, स्मॉल के कूलम्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी अगर आप CGS की बात करें तो स्मॉल के का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो इन CGS सिस्टम जो आपने F इस तरह से लिखा था, वो आपका के का वैल्यू 1 पुट करने के बाद F बहुत सिंपल रह जाता है, Q1 Q2/R²। तो जब हम CGS सिस्टम में वैल्यूज यूज करेंगे तो आप लोग यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसे हटा देंगे, उसका वैल्यू 1 रखेंगे, तो खुद ही वो यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, ध्यान से इसे करेंगे। तो कुछ मैं अब यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स भी लूंगा साथ में। तो ये कूलम लॉ का एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। फाइंड आउट टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन एयर। टाइप एंड मैग्नीट्यूड की बात आ गई, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो कूलम्स लॉ लग जाएगा, और टाइप का मतलब हो गया कि फोर्स जो है आपकी अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी सिंपल हेयर, कूलम लॉ यूज होगा आपका। कूलम लॉ होता है F/1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम देखिए Q1 Q2 दो चार्जेस हैं जो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं। सेम टाइप के चार्ज हैं तो फोर्स रिपल्सिव होती है। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का उसका आंसर मिल गया आपको कि टाइप ऑफ फोर्स इज अ रिपल्सिव। टाइप ऑफ फोर्स इज अ रिपल्सिव। ठीक है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते जाएंगे। तो वैल्यू रखना, Q1 का वैल्यू कितना है, Q2 कितना है, R कितना है, और ये पूरा एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी हमारी कितनी होती है हमें सब पता है। देखिए इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। कुछ यूनिट्स आएंगे। Q1 Q2 चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान रखेंगे माइनस नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में सभी वैल्यू पॉजिटिव ले जाती हैं। और R आपके पास क्या होता है, R होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस यहाँ पर 3 मीटर दिया गया है। सब कुछ SI में है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले आ जाता है आपके पास फोर्स F। यहाँ पर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 9 इंटू 10 पावर 9। ये कंप्लीट कांस्टेंट का वैल्यू है 1 अपॉन इसका कंप्लीट का वैल्यू है, इसे ध्यान रखेंगे आप। इस वैल्यू को पूरे को हटा के 9 इंटू 10 पावर 9 लिखा जाता है। इंटू Q1 पहला चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू Q2 दूसरा चार्ज भी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 जो है वो आपका 2.56 हो जाएगा। 2.56 हो जाएगा। और 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 जो है वो 10 पावर माइनस 38 हो जाएगा। और ये सारा डिवाइड में आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया। पावर जब आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 2.56 एज इट इज़ आ गया 10 पावर माइनस 38, और इसमें 9 पावर ऐड करेंगे आप लोग तो ये माइनस का 29 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फोर्स है। फोर्स निकाल रहे हैं तो लास्ट में सबको पता है फोर्स के SI यूनिट न्यूटन होते हैं। तो ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जहाँ तक आपने टाइप की बात है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो टाइप है फोर्स की वो क्या होगी आपकी रिपल्सिव होगी। तो इस तरह के आप ये न्यूमेरिकल अपनी बुक में से ले सकते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव फिजिक्स एस दिनेश की बुक है जो हम फॉलो करते हैं, आप भी उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के। तो दैट्स ऑल फॉर डे। लगभग 32-35 सेकंड का वीडियो है, तो ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। जहाँ समझ नहीं आता है फिर से कोशिश कीजिए, फिर भी पता नहीं चलता है तो आप लोग ये क्या है, यस माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपने क्वेश्चन लिखकर मुझे भेज सकते हो। ओके, थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।